किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 4 अप्रैल 2022 और 4 अप्रैल 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल। दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आइए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से हम जानते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान जो गवर्नर है दोस्तों, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है दोस्तों शक्तिकांत दास। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपकी बताते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है। वहीं प्रारंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया। आरबीआई के गवर्नर बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठता है और वही नीतियों को निर्धारित करता है। तो प्रारंभ में दोस्तों यह निजी स्वामित्व वाला, किंतु वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया आरबीआई का? तो 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वहीं आरबीआई का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा शासित और भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के द्वारा इस बोर्ड की नियुक्ति 4 वर्षों के लिए की जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक कार्य है मौद्रिक नीति तैयार करना। दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण कार्य है मौद्रिक नीति तैयार करना। ठीक है ना। और आपको बता दें, इसका क्रियान्वयन कर वह निगरानी सुनिश्चित करता है और इसके अतिरिक्त मुद्रा जारीकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। तो मुद्रा भी जारी करता है, आपको ये पॉइंट भी नोट करना है। ठीक है दोस्तों, आरबीआई से संबंधित अगर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें दोस्तों, तो आपको ये पॉइंट भी नोट करने हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई जो है दोस्तों, वर्तमान गवर्नर तो हमने बता दिया। वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें आरबीआई को, तो भारत में क्या कार्य है उसका? भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है दोस्तों, वहीं वर्तमान गवर्नर हमें बताया, मुख्यालय हमने बता दिया आपको। और वर्तमान आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है, आपको ध्यान रखना कौन कौन है दोस्तों। तो महेश कुमार जैन है, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, इनको ध्यान रखना है। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। वहीं आपको कुछ और बिंदु बताएं दोस्तों, तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, उसमें चित्रित किया गया, क्या चित्रित है? तो ताड़ का वृक्ष है, जो रॉयल बंगाल टाइगर, ये जो है तो चित्रित किए गए हैं। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, वो भी वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बिंदु आपको आरबीआई के बारे में ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अर्थात फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? तो दोस्तों, कौन किया है? ऑप्शन नंबर सी एनवी रमन्ना जी ने किया। आइए दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों, एनवी रमन्ना जो 21 मार्च 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया तेज करने के लिए फास्ट एंड सिक्योर, क्या दोस्तों? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर का अनावरण अर्थात फास्टर, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये फास्टर को आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो फास्टर है दोस्तों, एनवी रमन्ना ने कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया तेज करने के लिए किया है। अभी कैदियों को जमानत मिलने के बाद आदेश की कॉपी जेल प्रशासन तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है, जिस वजह से कैदियों की रिहाई में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। वहीं फास्टर के जरिए क्या होगा दोस्तों, आदेश की कॉपी को जल्द ही और सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा जाएगा। इससे क्या होगा, कैदियों की रिहाई में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1921 में ही और सितंबर में
आदेशों की कॉपी को जल्द पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लॉन्च करने के आदेश दिए थे और रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सिस्टम पर काम करने पर सुझाव भी दिया था। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने जीके बूस्टर की और आज का जीके बूस्टर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से कई बार प्रश्नों को देखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दीजिए दोस्तों, और हाँ, चैनल को शेयर जरूर करिए दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं विटामिन की खोज, साथ ही साथ हम उसके विटामिन के रासायनिक नाम भी बताएंगे दोस्तों और कब खोज हुई थी। आइए दोस्तों एक एक कर हम जानते हैं। वहीं दोस्तों सबसे पहले बता दें आपको कि 1913 में विटामिन ए की खोज हुई थी और रेटिनॉल की खोज, इसको रेटिनॉल बोलते हैं विटामिनों को, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो रेटिनॉल आपको ध्यान रखना है। वहीं 1920 की बात करें तो विटामिन सी दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका जो नाम है तो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। फिर है विटामिन सी जिसको खोज हुई थी 1920 में, एस्कॉर्बिक अम्ल की खोज हुई थी दोस्तों। वहीं विटामिन डी का क्या नाम दोस्तों, तो कैल्सीफेरॉल है और इसकी खोज हुई थी 1920 में। ठीक, 1922 में दोस्तों विटामिन ई की खोज हुई थी। इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो टोकोफेरॉल है। 1929 में विटामिन के, फ्लिकिनान। वहीं 1910 में आपको ध्यान रखना विटामिन बी वन की खोज हुई थी जिसे थायमीन बोलते हैं। और 1920 में विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसकी खोज हुई थी। ठीक है, 1936 में विटामिन B3 नियोसिन की खोज हुई। 1931 में विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल की खोज हुई। 1934 विटामिन B6 पायरिडॉक्सिल की खोज हुई। 1931 में विटामिन B7 जिसे हम बायोटीन बोलते हैं, और 1941 विटामिन B9 फॉलिक अम्ल की खोज हुई थी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि अगला प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा का त्यौहार दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। गुड़ी पड़वा का त्यौहार जो दोस्तों महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को आपको बताते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो गुड़ी पड़वा है 11 अप्रैल 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उगादी, गुड़ी पड़वा और चैत्र शुक्लादि चेटी चंड को देशवासियों को बधाई दी है। बसंत ऋतु के यह त्यौहार भारत में पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत के प्रतीक हैं। दोस्तों आइए कुछ इंपॉर्टेंट जैसे गुड़ी पड़वा, उगादी, चैत्र शुक्लादि और चेटी चंड क्या है, आइए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम चैत्र शुक्लादि की बात करें दोस्तों, यह विक्रम संवत के नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है और जिसे वैदिक हिंदू कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। विक्रम संवत उस दिन से संबंधित है जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराया था और एक नए युग का आह्वान किया था। तो दोस्तों ये चैत्र शुक्लादि, ठीक है ना। वहीं गुड़ी पड़वा और उगादी की बात करें दोस्तों, तो ये त्यौहार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित दक्कन के क्षेत्रों के लोगों द्वारा मनाए जाते हैं। और दोनों त्योहारों के समारोह में आम प्रथा है कि उत्सव का भोजन मीठे और कड़वे मिश्रण से तैयार किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। चेटीचंड क्या है, चेटीचंड सिंधी चेटीचंड को नव वर्ष के रूप में ही मनाते हैं। चैत्र माह की सिंधी में चैत कहा जाता है और यह दिन सिंधियों के संरक्षक संत उदयलाल झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखने हैं। वहीं दोस्तों कुछ अन्य पारंपरिक नव वर्ष त्यौहार हैं, जैसे नवरेह है, यह कश्मीर में मनाया जाने वाला है। और आपको ध्यान रखना बैसाखी है, जो बैसाखी है दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है, बैसाखी मनाया जाता है दोस्तों, इसे हिंदू और सिखों द्वारा मनाया जाने वाला है। ठीक है ना, ये और हिंदू सौर नव वर्ष की शुरुआत का भी ये भी प्रतीक है। 1699 में गुरु रामदेव ने इसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि कौन सा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। उत्कल दिवस के रूप में दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना उत्कल दिवस उत्कल से ही है, उड़ीसा। क्या दोस्तों, उड़ीसा है। ठीक है ना, तो 1 अप्रैल को दोस्तों उड़ीसा की बात, 11 अप्रैल 2022 को उड़ीसा का उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें इस साल उड़ीसा अपना 86वां स्थापना दिवस मना रहा है। दोस्तों आइए बात आई है उड़ीसा की, तो आइए उड़ीसा के बारे में आपको महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर है। ठीक है ना, भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। वहीं मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से संबंधित है। वहीं उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं दोस्तों, इनका नाम है गणेशी लाल। और उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश की बात करें दोस्तों तो एस मुरलीधर, क्या नाम है इनका, एस मुरलीधर।
आपको ये भी ध्यान रखनी है दोस्तों। एस मुरलीधर इनका नाम है। उड़ीसा की लोकसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो 21 लोकसभा सीटें हैं। कितनी लोकसभा सीटें हैं? 21 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं और 147 जो कि विधानसभा सीटें हैं। वहीं उड़ीसा राज्य की पशु सांभर है, राज्य की पक्षी है इंडियन रोलर और राज्य की वृक्ष की बात करें तो अशोक है। अशोक के 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जो कि तेलंगाना। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना। भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, वो भी महानदी में है। ठीक है ना। और उड़ीसा की प्रमुख झील है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। वहीं दोस्तों उड़ीसा की कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु को बताएं तो अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों व्हीलर द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो व्हीलर द्वीप में, जो कि उड़ीसा के तट पर है। किस मंदिर को दोस्तों काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना है, काला पैगोडा कोणार्क जो कि सूर्य मंदिर है। ठीक है ना दोस्तों। कुछ उड़ीसा के प्रमुख हवाई अड्डे हैं, कौन कौन से? जैसे बीजू पटनायक है, ध्यान रखना, बीजू पटनायक हो गया एक एक जो कि भुवनेश्वर में है। झारसुगड़ा हवाई अड्डा हो गया, बेरुबली हवाई अड्डा हो गया। ठीक है ना। बेरुबली कहाँ है दोस्तों? तो ये रायगढ़ में है। वहीं उड़ीसा के मंदिरों की बात करें दोस्तों तो जगन्नाथ मंदिर सबसे फेमस मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर का है मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर है। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, डेन ब्रावो, जो कि वेस्ट इंडीज के शानदार ऑलराउंडर हैं और इन्होंने लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों 31 मार्च 2022 को वेस्ट इंडीज के दिग्गज गेंदबाज ब्रावो ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ब्रावो ने श्रीलंका के लसित मलिंगा को पीछे छोड़ दिया, जिनके 170 विकेट थे। अब ब्रावो के 171 विकेट हो गए और इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो दोस्तों आइए इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं आपको। दोस्तों ध्यान रखना है कि मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच हो रहा था। इस दौरान 38 वर्षीय ने अपना 71वां विकेट लिया, जब उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज दीपक हुड्डा को अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर 13 रन पर आउट कर दिया। और यह उपलब्धि ब्रावो ने 153 मैचों की 150 पारियों में हासिल किया है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा अब दूसरे स्थान पहुंच गए। उन्होंने 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करते हुए 122 मैचों में 170 विकेट लिए हैं। वहीं दोस्तों शीर्ष 5 विकेट लेने वाले की सूची में ब्रावो के और मलिंगा के बाद अमित मिश्रा 166 विकेट हैं, पीयूष चावला के 157 विकेट हैं और हरभजन सिंह के 150 विकेट हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारतीय भुगतान परिषद अर्थात पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है दोस्तों विश्वास पटेल। क्या नाम है इनका? विश्वास पटेल। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। भारतीय भुगतान परिषद भुगतान और निपटान प्रणालियों की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के शीर्ष निकाय विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं मुख्यालय की बात करें तो मुंबई, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों बात आई है कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति से, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मुंबई नौसेना डाकयार्ड में एडमिरल अधीक्षक को नियुक्त किया गया है केपी अरविंद। वहीं परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के एपेक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरेंद्र कुमार गोयनका। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे बने हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन गए? दोस्तों ध्यान रखना है एस सोमनाथ बने हैं। कौन बने हैं? एस सोमनाथ बन गए हैं इसरो के नए अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अभ्यास दोस्तों हुआ है भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, वरुण नामक, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 20वां संस्करण था जो कि अरब सागर में शुरू हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि भारत और फ्रांस समन्वय में सुधार करना है। ठीक है दोस्तों। आइए कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में बात करते हैं जो कि अन्य देशों के साथ हैं। वहीं गरुण शक्ति की बात करें दोस्तों तो गरुण शक्ति किसके साथ है? गरुण शक्ति है भारत और फ्रांस। एक्वेरियन किसके साथ है दोस्तों? तो भारत और मालदीव। मित्र शक्ति जो अभ्यास होता है दोस्तों भारत और श्रीलंका। सूर्य किरण अभ्यास जो युद्धाभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच होता है। वहीं नोमैडिक एलिफेंट दोस्तों ये भारत और मंगोलिया के बीच। तो ये दोस्तों ध्यान रखने हैं। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश बन गया है दोस्तों। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं।
दोस्तों उत्तर प्रदेश वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य बन गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन वित्त वर्ष 2021-22 में दोस्तों फसल वर्ष जून जुलाई में 29.58 मिलियन टन दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी खासी वृद्धि हुई है। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में ही फल उत्पादन के अगर मामलों में देखा जाए दोस्तों, तो फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश टॉप पर है और 2021-22 में आंध्र प्रदेश ने 18.01 मिलियन टन फलों का उत्पादन किया। आपको दोस्तों शीर्ष राज्य की बता दें तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, फर्स्ट है। पश्चिम बंगाल दोस्तों सेकंड नंबर पर, और जो मध्य प्रदेश है, कौन, मध्य प्रदेश दोस्तों थर्ड नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश में कितना उत्पादन होता है? 20.59 मिलियन टन है सब्जी का उत्पादन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि डिटेल नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों माइक्रोलैंड ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, गोपाल शर्मा को। दोस्तों गोपाल शर्मा को माइक्रोलैंड ने अपना सूचना आयुक्त अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं दोस्तों हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विनय समरस्य पहल की शुरू की है? दोस्तों कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। हाल ही में दोस्तों किस राज्य के कैदियों के व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में। जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है? दोस्तों जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ये मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो दोस्तों ये रहे आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।